भारत, प्यारे देश भारत में रहते हैं। बहुत सभ्यता, बहुत संस्कृति का देश और ख़ास करके हमारा देश आर्य सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता में बहुत पहले से बटा हुआ विभक्त है। लेकिन उस सब में एक रास्ता, एक रूपता कायम करते हुए हम लोग लेके चलते हैं, उसको हमारा बाँधता है हमारा संविधान। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बीच उस खाई को और बड़ी से बड़ी करते चले गए और परिणाम क्या हुआ कि आज उत्तर और दक्षिण भारत लगभग 2 ध्रुव में बँट गया है और उसमें वैचारिकी काम करती है, हमारे आरएसएस की वैचारिकी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी काम करती है और उसके चलते भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण से लगभग दक्षिण में इनका प्रवेश नहीं हो पा रहा है। लाख प्रयास करने के बावजूद भी ये वहां अपना पाँव नहीं जमा पा रहे हैं। फल क्या हुआ है कि एक बार इनके लिए दरवाजा खुला था कर्नाटक का, लेकिन उसको भी इस बार बंद कर दिया गया। यही इनके नफरत की राजनीति वहां पर भी अपना दरवाजा बंद कर दिया गया और एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस ये पाले से बाहर होने के बाद फिर बड़े जोरदार धमाके के साथ ये प्रवेश किया भारतीय राजनीति में, संसदीय राजनीति। कर्नाटक में भी उसने और उसके बाद तेलंगाना में भी उसने एक अभूतपूर्व विजय हासिल की। उसके चलते फिलहाल जो स्थिति दिखाई पड़ रही है कि मोदी जी लाख प्रयास कर रहे हैं दक्षिण में घुसने का। उसके चलते अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में उन्होंने तमिल समागम किया, अपना केरल में भी कर रहे हैं और ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद उसको जोड़ने के लिए ये चूंकि उत्तर भारत में भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उसकी भरपाई करने के लिए ये दक्षिण में भी इनका हाथ पैर मार रहे हैं और संभावना ये दिखाई पड़ रही हो सकता है त्रिवेंद्रम से या ये दक्षिण भारत की भी किसी सीट पे ये चुनाव लड़े। लेकिन इस सब के बावजूद जो भी कल ये कर्नाटक से घोषणा हुआ है, वहां की एक नेत्री ने अपना घोषणा किया है, उससे सीधे सीधे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए या इनके इस घिरौनी राजनीति के लिए, नफरत की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है और इनके लिए वहां ताला बंद हो गया है। ताला इन्हें बंद हो गया है बल्कि डबल लॉक लग गया है और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम पुनियानी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से डॉक्टर सलीम खां जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे हमारे होस्ट ये डॉक्टर सुनीलम, इसके बाद एक का संचालन करेंगे और हम चाहेंगे कि ये प्रोफेसर राम पुनियानी जी इस पर अपनी सैद्धांतिक रूप से अपनी दृष्टि हम लोग को दृष्टि दें। प्रोफेसर राम पुनियानी जी। डॉक्टर तिवारी जी, आपका बहुत धन्यवाद। पहले तो मुझे लगा कि आपने आज का टॉपिक बहुत अच्छा रखा है कि दक्षिण भारत में क्या बीजेपी के लिए डबल लॉक लग गया है। तो इसमें इसके दो पहलू देखने की ज़रूरत है कि एक तो उत्तर भारत की जो परिस्थिति है और जो दक्षिण भारत की कुछ सामाजिक परिस्थिति में थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क ऐसा है कि दक्षिण भारत में शिक्षा का स्तर ज़्यादा है और वहाँ एक मीडियम स्मॉल लेवल प्रोफेशनलिज्म भी बहुत ज़्यादा है। और तीसरा जो समाज सुधार के आंदोलन, ये दक्षिण में पहले हो चुके हैं, ये काफ़ी पहले हुए। जैसे वहाँ एक तरफ से बसवन्ना हुए, फिर नारायण गुरु हुए और इनके कारण समाज में एक प्रकार से जिसको कहते हैं प्रगतिशीलता, इसकी ये ज़्यादा रही। अब जहाँ तक दक्षिण भारत में बीजेपी का सवाल है, केरल से एक बार उनका एक एमएलए चुनकर आया था, तमिलनाडु में उनके कुछ हैं और कर्नाटका में मैं आपको थोड़ा सा वार्निंग देना चाहता हूँ कि कर्नाटका में भले वो हार गए पर उनका वोटिंग परसेंटेज पहले से कम नहीं हुआ है। इस बात को आप जरा याद रखिए। यानी वहाँ कर्नाटक में उन्होंने ऑपरेशन कमल भी किया था जिसके माध्यम से वो सत्ता में आए, पर उनका अभी के चुनाव में जो वो हारे हैं मुख्य रूप से तो वो अलायंसेस के कारण हारे हैं, पर उनका वोटिंग, बजरंगबली को भी उन्होंने काफ़ी उछाला पर वोटिंग परसेंटेज उनका वही बना रहा। तो दक्षिण की परिस्थिति निश्चित रूप से, जैसे आज़ादी के दौरान एक नारा देते थे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, वो भी दक्षिण में ज़्यादा लागू नहीं होता। और थोड़ा भाषाई सवाल है। तीसरा, एक बात और जो मुझे लगती है, दक्षिण भारत में आरएसएस की शाखाएं कुछ कम नहीं है, क्योंकि मेरी समझ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक आधार है वो आरएसएस का प्रोपेगेंडा, आरएसएस का लगातार चलने वाला काम है। तो वैसे देखा जाए तो केरल में भी उनका काम बहुत है। केरल की एक परिस्थिति अलग है। केरल की परिस्थिति में अगर आप देखें तो
वैसे देखा जाए तो केरल हो, कर्नाटका हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, इनमें जो आर्थिक इनसिक्योरिटी है उत्तर भारत में होने वाली ज़्यादा, वो उतनी नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे केरल में भारत का सबसे ज़्यादा पैसा बाहर से आता है, रिपैट्रिएट होता है। आंध्रा के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तेलंगाना के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अमेरिका में काम करते हैं। बेंगलुरु में तो सॉफ्टवेयर का हब है। तो ये कुछ आर्थिक कारण हैं जिनके कारण जो लोग एक प्रकार से अंधानुकरण करके उन्माद में आते हैं और बीजेपी के मुद्दों को सिर पे उठाते हैं, वो परिस्थिति दक्षिण में इतनी हमको देखने को नहीं मिलती। पर उसके बावजूद मुझे ये लगता है कि इसको कहना कि दक्षिण में उनके लिए डबल लॉक है, उससे मैं थोड़ा-सा सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, प्रचारक वहाँ लगे हुए हैं और मोदी जी तो फिर हर हफ्ते 1-2 बार जाते ही हैं। कल मैंने पढ़ा तो पता चला एक ही दिन में वो केरल भी गए, तमिलनाडु भी गए, कर्नाटका भी गए। तो तीनों जगह वो प्रचार मंत्री के रूप में जो काम करते हैं, के रूप में उनका काम बहुत तेज़ी से चालू है। तो सवाल ये है कि आज जो हालात हैं, इस हालात में तो दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई ज़्यादा मजबूती नहीं है। पर ये मान के चलना कि वो आगे कोई ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे जिससे उनका पीछे हाट होगी, वो भी नहीं लगता। और एक बात बताऊं, बीच में आपको अगर याद हो तो इन्होंने हिंदी को फिर से एक अलग दर्जा, ऊंचा दर्जा देने की कोशिश की थी। तो फिर से तमिलनाडु में उस पर एक बहुत बड़ा विरोध हुआ। एक और बात याद रखिए, दक्षिण भारत में जो पेरियार का आंदोलन था, खास तौर से तमिलनाडु में, तो पेरियार के आंदोलन ने वहाँ की सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में आप उसका अनुवाद कर लीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के कारण भी एक अलग प्रकार की वहाँ चीज़ें आई हैं। और दक्षिण भारत में अगर आप देखें तो केरल में तो मुसलमानों का परसेंटेज अच्छा भला है और तमिलनाडु, कर्नाटका में उतना ज़्यादा नहीं है। पर वो वहाँ के जो परिस्थितियाँ हैं उनमें, क्योंकि कई बार मैं इन राज्यों में भी गया हूँ और आपको एक बात बता दूं जो मेरा अनुभव रहा है, इन राज्यों में भी यहाँ के मुसलमानों को असुरक्षित लगता है और उनको लगता है कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ बहुत मजबूती से वहाँ भी चल रहा है। तो दोनों बातें मैं कहूँगा कि अगर अभी के हालात चलते रहे और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बन रहा है वो बने, और जिस प्रकार से कई लोग अभी सोशल, जिनको सिविक एक्शन ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अगर ये इसी मजबूती से काम करते रहे तो बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है दक्षिण भारत में। और क्योंकि कर्नाटक में भी आपको बता दूं, एक तरफ तो पार्टियां थी और दूसरी तरफ से एडुलू कर्नाटका, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया बीजेपी की जीत न हो इसके लिए। और ये एडुलू कर्नाटका के मॉडल पे कई राज्यों में बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स काफ़ी सक्रिय हैं। और ये 2-3 चीज़ों से मुझे लगता है कि हो सकता है कि दक्षिण भारत में खास तौर से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, इसमें बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। भले ये अलग-अलग मुद्दे उठा के वहाँ के लोगों को पोलराइज करने की कोशिश करें तो उनकी दाल नहीं गलेगी। पर फिर भी मैं चाहूँगा कि इसमें हम थोड़ा कॉशियस रहें, थोड़ा सावधान रहें। वहाँ से हम बिल्कुल ऐसा मान के नहीं चल सकते कि यहाँ से बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है, ऐसा मान के भी हम नहीं चल सकते। धन्यवाद।